सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP आज गायनेकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है, तो आज जो है हमारा लेसन है 21 और सब्जेक्ट हुआ हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान AI जिसको बोलते हैं आम तौर से, गाय बोली है टीको लगा दियो जी, समझ में आ गया होगा। तो वो जो टीका है जो लगाते हैं उसको AI बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक तो नेचुरल गाय को क्रॉस करवाते हैं, देने करवाते हैं, गाभण करवाते हैं। लेकिन अगर मान लो सांड उपलब्ध नहीं है तो आजकल ये टेक्निक जो हम अपना रहे हैं तो इसको AI बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से हमने जो है वो इंसेमिनेट करना है सीमन को। तो इसकी परिभाषा कृत्रिम विधि द्वारा स्वस्थ सांड का वीर्य एकत्र करके मध्यकाल में, यानी कि हीट समय में, जब गाय बोल रही है उस समय मध्यकाल में मादा के प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सर्विक्स या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से, तो हम AI गन का काम लेते हैं। AI गन के माध्यम से AI गन लेते हैं, उसमें हम उसको आगे हम पढ़ेंगे सारा। वो यंत्र है AI गन जो है, यंत्रों की सहायता से उचित समय पर, यानी कि सही समय पर, कब हमें ओवुलेशन का ध्यान, कि भाई कितने समय पहले ओवुलेशन हुआ होगा और फिर ये ओवुलेशन जो है वो हमने आगे शायद इसमें स्ट्रेस के चारों फेज पढ़ लिए हैं। तो उसमें प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, तो वो कौन सा पीरियड है जिसके अंदर हमने वो AI करनी है। तो वो सही समय, यानी कि सही समय, उचित समय पर स्वच्छता पूर्वक पूरा ध्यान रखते हुए, स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, स्वच्छता पूर्वक वीर्य को डालना, स्थापित करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हुई। ये जो शब्द आए थे मैंने इनमें आपको इसको समझाया। तो अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। तो पहला है उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। तो अभी तो जो सांड आवारा घूम रहे हैं, तो अगर गाय को आप छोड़ दोगे तो वो हिट में है तो वो उनसे गाभण हो जाएगी। लेकिन उन्नत नस्ल का जो सांड है उसका अधिकतम उपयोग हो जाता है, क्योंकि उसका जो वीर्य लेकर के प्रिजर्व करते हैं और फिर उनको एक सांड से हजारों टीके बन जाते हैं। तो वो टीके जो है वो एक सांड से हजारों गायों को इस तरह से प्रेग्नेंट नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इस तरह से ये कार्य हो सकता है। तो इस तरह में उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। प्राकृतिक रूप से यदि सांड का मादा से संभोग कराया जाता है, एक बार में केवल एक पशु को ही गर्भित किया जा सकता है। लेकिन यही एक बार के वीर्य संकलन को से इस विधि द्वारा कई पशु गर्भित किए जा सकते हैं। अर्थात सांड अपने अपने जीवन काल में कई संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाभ है। दूसरा है किफ़ायती पद्धति। अब अगर एक गाय घर में रखी हो, यार आप कहो कि भाई एक सांड मुझे घर में पालना है, तो अब आप हिसाब लगा लो भी उसका कितना खर्चा बैठेगा। और ये एक टीका लगवाते हो 30 रुपये 25 रुपये में, अब इसका खर्चा देख लो। तो अब अपने आप में समझ लो कि भाई किफ़ायती कौन सा है। यहाँ 50 रुपये तेल वाले लगाने वाले को देने होते हैं। तो ये किफ़ायती पद्धति, इस पद्धति को अपनाने पर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई बुल रखने की आवश्यकता नहीं होती। गांव में बुल रखना पड़ता है, जिसमें पशु के रख रखाव में धन व मेहनत की बचत होती है। क्योंकि जब भी मादा पशु ताप में आए, कृत्रिम इंसेमिनेशन के लिए इंसेमिनेटर को बुला लिया जाता है। उसके बाद में झुंड का उत्थान, हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड कहते हैं झुंड को। सीमन बैंक में उन्नत नस्ल के प्रूवन सायर रखे जाते हैं। जो है
इम्प्रूवन सायर जो है वो बढ़िया जो सिलेक्टेड जो ब्रीड होती है उसको कहते हैं प्रूवन, जिनके एंसेस्टर्स का पता होता है, माँ बाप 3-4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियों से जिनके एंसेस्टर के रिकॉर्ड रखे हुए होते हैं, तो उनमें हम देख लेते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का सीमन जो है कौन से उसका जो है सांड का है, तो वहाँ उसी के सीमन को सीमन बैंक में जो है रखे जाते हैं, जिससे पशुपालक के पशुओं में आनुवांशिक संगठन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आता है, तो हार्ड इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैसे मान लो अब हमारे यहाँ 2 किलो दूध गाय दे रही है, 4 किलो दे रही है, और अगर उसके हम जो प्रूवन बुल है, HF है, अच्छा अगर हम उसमें इंसेमिनेशन कर देते हैं और वो बच्ची ले आती है, तो वो बच्ची जो है पहले जो हमारी गाय अगर 3 या 4 किलो दूध देती थी, तो ये 8 से 10 लीटर दूध देने वाली आ गई। अगर उसको फिर एक बार क्रॉस करवा दिया तो वही जो है अच्छी जो है नस्ल बन जाएगी, और 100% तो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी 85-87% तक तो उसमें ब्रीड के गुण आ ही जाते हैं। थर्ड जो है जब तक हम उसको क्रॉस करवाते हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो जब ये जीन के चेंजेज होते हैं तो वो गायें जो हैं जिनका वो बुल है वो कम से कम 40-50 लीटर दूध देने वाली हैं, 15-15, 17-17 लीटर 3 बार उसको जो है वो दूध निकालते हैं। तो अब जो 45 लीटर दूध और कहाँ 4 लीटर दूध, तो ये इस तरह से इम्प्रूव होता चला जाता है। जेनेटिक जीन का प्रजनन में इस विधि द्वारा अन्य रोगों से बचाव जो है वो हो जाता है, अन्य रोगों से बचाव। इस विधि में जांचे हुए सांडों का वीर्य ही इकट्ठा किया जाता है, तथा यहाँ तक कि इसके उपरांत भी समय समय पर पुनः प्रजनन संबंधी बीमारियों की जैसे ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, विब्रियोसिस, ये आपने पढ़ लिए तीनों आदि की जांच की जाती है, तथा वीर्य में एंटीबायोटिक आदि मिलाया जाता है, जिससे सांड का वीर्य संक्रमित प्रजनन रोगों से मुक्त रहे। इस पद्धति में नर व मादा का सहवास संभोग नहीं करवाया जाता है, एक दूसरे से कोई संक्रमणित बीमारी नहीं फैल सकती। हमने ये पढ़ा था ये ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस और विब्रियोसिस ये क्या है, ये क्वाइटस द्वारा यानी कि संभोग द्वारा एक सांड जो है अगर इस बीमारी से ग्रसित हो गया तो जितनी गायों को वो प्रेग्नेंट करेगा, क्रॉस करेगा, उन सबको वो बीमारी दे देगा। यहाँ एक गाय बीमार थी और उस गाय बीमार को सांड जो है वो क्रॉस कर गया, अब वो बीमारी उस गाय से ले गया और अब वो सबको गाँव में देता फिरेगा। तो इसलिए ये जो है ये विधि इसलिए जो है वो अच्छी है क्योंकि इन दोनों का आपस में तो मिलान होता ही नहीं है, तो इसलिए संक्रमित बीमारी नहीं फैल सकती। विभिन्न प्रकार के पशुओं का प्रजनन, विभिन्न प्रकार के पशुओं का, अब कोई छोटा है साइज में पशु तो कैसे होगा, क्रॉस हो ही नहीं सकता। बड़ा है तो सांड छोटा है, गाय बड़ी है, या गाय बिल्कुल छोटी है, सांड बड़ा है, तो ये एक बड़ी मुश्किल है। तो इसमें विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन। मैटिंग ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ 2 पार्टनर्स, जब मादा छोटी आकार की होता था, नर बड़े आकार का होता था, इस विपरीत हो तो प्राकृतिक प्रजनन उनमें संभव नहीं होता, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान आसानी से करवाकर उनसे बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। असहाय नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना, असहाय जैसे जानवर एक टांग से जो है वो लंगड़ा है, दोनों टांगों से काम नहीं कर रहा, पीछे अच्छा भला है जानवर, या आगे की दोनों टांगें नहीं हैं तो खड़ा नहीं रह सकता, तो ऐसी विधि में यानी कि ओवरकमिंग फिजिकल इन एबिलिटी, यदि मादा पशु के पिछले पैर में कोई दिक्कत अथवा पेल्विक हड्डी में कोई विकार है तो वह नर से प्राकृतिक मैथुन नहीं कर सकती, लेकिन इस पद्धति से प्रजनन किया जा सकता। यदि नर बहुत अच्छा प्रूवन सायर है लेकिन फ्रैक्चर आदि के कारण मादा से मैथुन नहीं कर सकता, ऐसे सांड की इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, से उसका वीर्य इकट्ठा कर उससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। इसके बाद है प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगना, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। कृत्रिम गर्भाधान पद्धति में
पद्धति से मादा पशु के प्रजनन अंगों का भली भांति अच्छी प्रकार हाथ से पकड़कर निरीक्षण किया जाता है। जैसे हम एआई करते हैं, तो एआई करते समय पहले मादा के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको अच्छी तरह भली भांति जांच कर लेते हैं। अगर कहीं स्वेलिंग है तो वो हमें पता चल जाता है, मैटराइटिस है तो पता चल जाएगा, सर्विसाइटिस है तो पता चल जाएगा, अगर और किसी प्रकार की उसके अंदर बीमारी है तो हमें हाथ से उसका पता चल जाता है। क्योंकि एआई करते हैं तो जो इंसेमिनेटर है वो अपने हाथ पे स्लीव चढ़ा करके पहले जो है वो उन ऑर्गन्स को देखता है, फिर उसके बाद में एआई करता है। भली भांति अच्छी प्रकार हाथ से निरीक्षण किया जाता है, जिससे उसके कोई प्रजनन अंगों से संबंधित रोग हो तो जल्दी ही निदान हो जाता है तथा उनका समय पर इलाज भी हो जाता है एवं पशु समय पर ही गर्भित हो जाता है तथा पशुपालक आर्थिक नुकसान से बच जाता है। लेकिन अगर यही नेचुरल कराया जाए तो वो सांड जो है वो क्रॉस कर देगा, उसको नहीं पता कि अंदर जो है वो उसके कोई बीमारी है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना। अब जैसे यूटिलाइजिंग जर्म प्लाज्म ऑफ डेड एनिमल्स, अगर मान लो आपने वो एक किसी जानवर जो था अच्छा प्रूवन बुल था और आपने उसका सीमन जो है वो कलेक्ट कर रखा है, वो किसी कारण बीमारी से मर गया, तो अब जो उसका सीमन रखा हुआ है उससे हम बच्चे ले सकते हैं। अगर सांड नहीं है तो अगर नेचुरल कराएं तो कहाँ से कराएंगे, अब सांड तो मर गया। तो इसलिए अब ये पद्धति इसमें ये अच्छा इसका लाभ है। उन्नत नस्ल के नर सांड का वीर्य इकट्ठा कर उसे लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है, फ्रोजन विधि से कर लिया जाता था। नर सांड के मर जाने के बाद भी प्रिजर्व किए गए सीमन से बच्चे पैदा लिए जा सकते हैं। लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। जब कृत्रिम गर्भाधान पद्धति को मनाया जाता है तो मादा व सांड का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। इससे पता रहता है कि पशु कब गर्भित हुआ, अनुमानित किस समय प्रसव होगा तथा उत्पन्न बच्चे का पैतृत्व किस नस्ल का है, पिता किस नस्ल का है तथा उसका अनुमानित उत्पादन क्या होगा। हमने जो गाय को किस सांड से क्रॉस करवाया, किस सांड के वीर्य से क्रॉस कराया है, तो हमें ये पता चलता है कि ये कितनी प्रोडक्शन आगे देगा। नर से संभोग क्रिया का नहीं होना। कवरिंग काउ रिफ्यूज माउंटिंग। अब मान लो कई बार हमने देखा है कि कई गायें ऐसी हैं जो बुल को नज़दीक नहीं आने देती या उनको माउंट नहीं होने देती, ऊपर चढ़ने नहीं देती, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी। तो ऐसे समय में इस विधि का लाभ उठा लिया जाता है। कई मादा पशु ताम में होते हुए नर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती, अर्थात संभोग नहीं होता तथा मादा पशु संभोग नहीं होने के कारण बांझ रह जाती है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि से ऐसे पशुओं के गर्भित किया जा सकता है तथा उनसे बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लाभ है। कम स्थानांतरण व्यय, समय की बचत। कम स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन में कम पैसा लगता है। अब एक बुल को कहीं ले जाना हो तो अब आप देखो, और एक जो है इंसेमिनेटर को ले जाना हो तो दोनों में खर्च का कितना जो है वो फर्क रहता है। तो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मादा पशु जब ताम में होता है तो या तो नर पशु को ढूंढ कर उसके पास लावे या मादा को नर के पास ले जावें। इससे पशु चालक को शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़ता है तथा समय भी लगता है। लेकिन कृत्रिम विधि में केवल टेलीफोन करना पड़ता है। ये आपको पता ही है ना, गांव में घर बैठे ही टेलीफोन कर दिया, बोले डॉक्टर जी आ जाइए, गाय बोली डी टीको लगा जाइए, तो एक टेलीफोन लगा। तो ये एक बहुत अच्छा। अब वो गोदा पता नहीं कहाँ चरने गया हुआ है, गाय कहाँ घूम रही है, और वो गोदा कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार नहीं मिला तो अब वो 21 दिन पे चलेगी फिर अगली बार। तो ये एक बहुत अच्छा दाव है। मादा पशु ताम में होता है तो यहाँ तो नर पशु को ढूंढ कर उसके पास लावें या फिर उसके पास मादा को लेके जावें। लेकिन कृत्रिम विधि में केवल टेलीफोन करना पड़ता है। इससे इंसेमिनेट सीधा आपके घर से आ जाता है तथा पशु को इंसेमिनेट कर देता है। इससे उपरोक्त सभी की बचत हो जाती है। चोट आदि से बचाव, नो रिस्क ऑफ ट्रॉमा, बिल्कुल सही है। अपने देखते हैं कि प्राकृतिक मैथुन में कई बार माउंटिंग के समय यहाँ कई बार गोदा ऐसा होता है जो गाय को सींगों पे उठा के मारता है या उसके चोट मार देता है
तो गाय गिर जाती है, टूट जाती है, या उसके बक्खी में जो है वो एब्डोमिनल रीजन में टक्कर मारता है तो और बीमारियां लग जाती हैं, या माउंट करते समय स्लिप हो जाता है, या गोदा स्लिप हो गया या गाय स्लिप हो गई। कई हम देखते हैं कई बार। तो एक बार का केस मेरे पास आया इसी तरह का, गोदा जो है वो माउंट किया और गाय जो एकदम झटके से बैठ गई और वो पीछे लकवा मार गया और वो दोनों टांगे मारी गई उसकी। तो ये चोट आदि नो रिस्क। तो प्राकृतिक मेथड में कई बार माउंटिंग इसमें नर मादा को शारीरिक चोट भी लग जाती है, लेकिन इस विधि में इनकी संभावनाएं शून्य होती हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस विधि के अपनाने से प्रोजेनी बच्चे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनकी जांच हो जाती है, जांच शीघ्र हो जाती है, तथा हमें युवावस्था में नर सांड उपलब्ध हो जाता है कि भाई कौन से जो है मेल है उसका अब ये कौन सा मेल जो अच्छा होगा। अगर बच्चा दिया तो हमने कौन से बुल से करवाया था, अब ये बच्चा हुआ है तो ये उसका है, तो इसमें 50% गुण तो उसके आए ही हैं, तो ये एक प्रोजनी जल्दी उसमें मैच्योर बुल हमें जो मिल जाता है। दूसरी जगह स्थित सांड के बच्चे प्राप्त करें। दूसरी जगह स्थित सांड जैसे अमेरिका से जो है वो अभी हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान जब शुरू हुआ तो पहले तो देसी नस्ल के इन बुल से करवाया गया, लेकिन बाद में जैसे लोग बाहर गए उन्होंने देखा वहाँ बड़ी गायें 40 लीटर 50 लीटर देती हैं, तो वहाँ से वो सीमन जो है वो कैरी करके बाई एयर वो यहाँ सीमन ले आए, पहले उसको लगाया, चेक किया, अगर अच्छे रिजल्ट मिले तो फिर वहाँ से बुल मंगा लिया। तो देखिए बिना बुल के भी वहाँ से प्राकृतिक गर्भाधान में तो नर को मादा के साथ उसी स्थान पर होना आवश्यक होता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में सांड कहीं भी हो, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी उसके वीर्य को यहाँ मंगाकर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है वो लाभ होता है। तो आज के डिसएडवांटेज हैं 2-4, ये भी साथ आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। इससे हानियाँ भी हैं, कुछ लाभ ही लाभ नहीं है, कुछ हानियाँ भी हैं। ये 4 या 5 हैं, ये मैं आपको, आप पढ़ी भी लोगे, अगर कोई शब्द ऐसा आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि याद करने वाले टॉपिक हैं। कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं। इस पद्धति को अपनाने व कार्यान्वयन के लिए विषय विशेषज्ञों तथा तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो खर्चीली है। बिल्कुल सही है, सरकार ही कर सकती है। इस विधि में वीर्य इकट्ठा करने से लेकर प्रजनन इंसेमिनेशन तक कहीं भी सावधानी नहीं रखी तो फायदे के स्थान पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। कलेक्ट करते समय वीर्य अगर ध्यान नहीं रखा और अगर उसके अंदर कहीं इन्फेक्शन आ गया तो वो जितने वीर्य जो है वो प्रिजर्व किए हैं उन सब में वो डिफेक्ट मिलेगा और जहाँ जहाँ वो जाएगा वो सारा फैल जाएगा। वीर्य इकट्ठा करके यदि इसका परीक्षण भलीभांति नहीं किया तो संक्रमण फैल जाएगा। सांड की समय समय प्रजनन संबंधी बीमारी को जांच नहीं की तो संक्रामक रोग पूरे क्षेत्र में फैलने का अंदेशा रहता है। इसके नुकसान भी हैं। यदि वीर्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो मादा पशु के निश्चित समय के ताप पर सही जगह वीर्य को नहीं डालते तो पशु गर्भित नहीं हो सकता था। इन सब की इंसेमिनेटर को जानकारी होना, मतलब कुल मिला के जो इंसेमिनेटर है डॉक्टर्स को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो पहले सीमन को जांच करके ले जाता है, अगर अच्छा सीमन है क्वालिटी का वही रखा हुआ है, और अगर अच्छा गुणवत्ता का नहीं है तो जहाँ जहाँ भी लगाएगा वो सारी रिपीटर हो जाएंगे। पशु गर्भित होते हुए भी हल्के से ताप में आ जाता है। यदि इंसेमिनेटर पशु में कृत्रिम गर्भाधान कर देता है तो गर्भपात हो जाता है। तो इसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि गर्भित पशु भी ताप में आते हैं। ये जो जितनी भी ब्रीड आ रही है ना HF और जर्सी वाली क्रॉस ब्रेड है वो सारे की सारी इसी तरह ही चाहिए। ये क्योंकि जैसे जैसे उनके अंदर प्लेसेंटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल हल्का सा उनमें भी बढ़ता है। तो जैसे वो बढ़ता है प्लेसेंटा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो हीट में आ जाती हैं। और अगर कोई जानकार नहीं हो, बिना चेक किए हुए, तो वो अगर टीका लगा देता है तो वो बच्चा गिरा देता है, अबॉर्शन कर देता है। तो ये नुकसान है। यदि सांड का उत्पादन के आधार पर चयन करना है तथा किसी सांड में सिस्टिक ओवरी, अब आप देखिए ये कितना गलत शब्द लिखा है। सांड में तो सिस्टिक ओवरी कहाँ से होगी? ओवरी होती नहीं है भाई, मेल में थोड़ी ओवरी होती है, फीमेल में होती है। लेकिन इसको इस तरह से करो। अब आप, मैं इसको सही कराता हूँ, इसमें एक शब्द बीच में डाल लोगे, जो लिखने वाला है वो भी यही कहना चाहता है, लेकिन वो लिख कुछ गलत गया। उसने कहा किसी सांड में सिस्टिक ओवरी, ऐसा नहीं होता। अभी ऐसा है, चयन करना है तथा किसी सांड
से एआई करवाने के लिए, सांड का वीर्य से एआई की, उस सांड के वीर्य में जेनेटिकली सिस्टिक ओवरी के गुण थे। अब ध्यान में आ गया होगा, समझ में आ गया, क्योंकि उसकी तो ओवरी होती नहीं है। लेकिन उस सांड में वो कहाँ से आए होंगे? जब वो मेल और फीमेल माँ और बाप से। अगर उसके अंदर सिस्टिक ओवरी, एबनॉर्मेलिटीज, लैक ऑफ सेक्स और लिबिडो जैसे अनुवांशिक जीन होंगे तो फार्म को तथा क्षेत्र को भारी नुकसान सब में आ जाए, क्योंकि ये बीमारियां जीनस से संबंधित है, तो अपने जनकों से उत्पन्न संतान में अवश्य जाएंगे। तो ये आज 21 जो है हमारा लेसन नंबर आज ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो है वो कृत्रिम रूप से नर पशु से वीर्य संकलन पर, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीमन, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।